बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये बहुत बढ़िया नंबर दिलाने वाला चैप्टर है और बहुत ही इजी है। ठीक है, लाइए फटाफट से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स में बेटा सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन देना किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स बेटा किसके बारे में बात करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है, जिसे हम आगे ROR से लिखेंगे। आप लोग समझ जाइएगा, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन के विषय में हम बात कर रहे हैं ना, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा छोटा सा बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्योंकि वो ज़रूरी है कि किस टाइप के रिएक्शन की वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं और किसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये दो तरह के होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको बात करने के बाद हमें क्या करना होगा बेटा, इसको हम फॉर्मूला को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे ये देख लेंगे, फार्मूला इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर और मोर ऑन न्यूमेरिकल्स। ओके, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे आज फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, यानी वे सभी कारक जो आपके वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनमें मेन फैक्टर्स कौन है बेटा? टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता है, और कैटलिस्ट यानी आप जानते हैं उत्प्रेरक है, जो हम आपके लिए हैं, है ना। तो इन सभी के विषय में आज कोशिश की जाएगी बात करने की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट आपको हम इंट्रो बता देते हैं कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स कौन सी बला है। पर ये बड़ी खूबसूरत बला है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो केमिकल काइनेटिक्स बेटा रिलेट करता है केमिस्ट्री की उस ब्रांच से। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद rate of reaction and factors affecting rate of reaction। यानी केमिकल काइनेटिक्स आपके रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो आपके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी वेलोसिटी यानी वेग के विषय में बात करता है, और उन सभी कारकों के विषय में बात करता है जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार के रिएक्शंस को प्रभावित करेगा या किस प्रकार के रिएक्शंस पर लागू होगा, उसकी हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप जानते हैं बच्चों कि आपका जो रिएक्शन होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो उस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखना होगा। उसमें आपके 3 रिएक्शन होते हैं, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, और एक कैसा होता है, वेरी स्लो होता है। फास्ट यानी वेरी क्विक, विद इन सेकेंड्स आपका हो गया, माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्शंस ख़त्म हो गए, है ना। स्लो रिएक्शंस क्या हैं, जो स्लो चलते हैं, ठीक है, धीमी गति से चलते हैं, और जिनको होने में कुछ मिनट लगते हैं या कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन वेरी स्लो क्या होते हैं, जो बहुत स्लो चलते हैं, जिनको दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो जो
हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, वो न तो हम फास्ट का निकालेंगे ना ही हम वेरी स्लो का निकालेंगे, वो किसका निकालेंगे, डील्स ऑन ओनली स्लो रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ स्लो रिएक्शन में हमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे स्लो रिएक्शंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होता है बेटा। इसका जब रासायनिक अपघटन होता है तो आपको NO2 और O2 प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी आपके स्लो रिएक्शंस होंगे, है ना, वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे आपका ये कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का देखिए, ये रिवर्सिबिलिटी का निशान है, ये कैसा निशान है, ये आपका रिवर्सिबिलिटी का निशान है। ठीक, तो रिवर्सिबिलिटी का निशान इसी को कहते हैं और इससे हम इसको निरूपित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH जब रिएक्शन करता है एथिल अल्कोहल से C2H5OH, है ना, इसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो दिस इज योर इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज योर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिर्फ इस तीर से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि रिएक्शंस कैसे होने चाहिए, स्लो होने चाहिए। अगर स्लो होगा रिएक्शन तभी हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसका वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपका रिएक्शन स्लो नहीं है तो हम वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत केवल मंद अभिक्रियाओं के वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, यानी ओनली डील्स विद स्लो रिएक्शंस, वेलोसिटी एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की। ठीक है, रासायनिक, नया हेडिंग बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसे बेटा आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आइए बात करते हैं वेलोसिटी अथवा रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक, अब वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। किसी भी चीज़ का रेट हम जब निकालते हैं बेटा तो हम कंसीडर करते हैं टाइम के विषय में, और अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन नेचुरली क्या होगा, अभिक्रिया के साथ होगा, अभिकारकों के साथ होगा, और ये अभिकारक, कोई भी अभिकारक क्या होगा, जब प्रोडक्ट में बदलेगा, है ना, तो कुछ न कुछ क्या लगेगा बच्चा, टाइम लगेगा, है ना। तो जब टाइम लगेगा तो ये अभिकारक जो है वो प्रोडक्ट में जब बदलेगा तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा ना। पहले ये 100% रिएक्टेंट होगा और ये 0% आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए टी समय बीत जाता है तो इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 100 - x बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जब हम रेट निकालेंगे तो किसके आधार पे लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के आधार पे। ठीक है, तो हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर हम R से निरूपित करें तो R क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन
टाइम टेकन, यानी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिक्रिया की सांद्रता में कमी बटे प्रयुक्त समय, प्रयुक्त समय, यानी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम इसी अभिक्रिया के रिएक्शन को किसके पर्सपेक्टिव में देखना चाहें, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में देखना चाहें, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा? भाई उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो बढ़ेगा ना, वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन प्रयुक्त समय t। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, उसको हम कैसे देख ले रहे हैं, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। इन शॉर्ट आप कर सकते हैं R इज इक्वस टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, टाइम टेकन। ठीक है, अब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की, यूनिट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का होता है यूनिट मोल प्रति लीटर, जिसको आप मोल लीटर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला में, तो टाइम का फॉर्मूला क्या, सेकंड होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा। ठीक, तो इसको सेकंड -1 लिख सकते हैं, इसको सेकंड -1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला का यूनिट ऑफ ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक है, जो यूनिट है, उसको हम लिख सकते हैं क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम टाइम को, इफ टाइम इज कैलकुलेटेड या टेकन इन मिनट्स, तो फॉर्मूला में आप मिनट रखेंगे और यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट को आप चाहे तो ऐसे मिनट लिख लीजिए, वरना मीटर से आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपका यूनिट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये किसके लिए है, ऐसे रिएक्शन के लिए है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट या रिएक्टेंट किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। लेकिन अगर मान लीजिए गैसियस अवस्था में आपका रिएक्शन जो हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसी अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में होने पे हम गैसीय अवस्था होने पे क्या करते हैं, सांद्रता की जगह दाब को, सांद्रता की जगह किसको, दाब को कंसीडर करते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट है तो गैस का दाब होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में, यूनिट हो जाएगा बेटा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट। तो यूनिट ऑफ ROR इन द केस ऑफ लिक्विड स्टेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड
और इन द केस ऑफ gaseous state it is atmosphere per second. Is that clear? अब आइए हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ROR की। टाइप्स ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन आपके कितने प्रकार के होते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन कंसिडर्ड इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज और दूसरा आपका होता है बेटा इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी यानी औसत दर या औसत वेग, औसत दर या औसत वेग, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस, तत्क्षणिक, किसी एक छोटे समय में तत्क्षणिक वेग, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का वेग हम देखते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आपका पहला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम बेटा RAV, शॉर्ट में RAV से भी लिख सकते हैं, है ना। जनरली तो आर ही लिखते हैं, लेकिन जब हम औसत दर स्पेशली कहते हैं तो RAV लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम किसी रिएक्शन को देखें, है ना, और उस रिएक्शन को देखने और समझने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझें, ठीक है। आप किसी भी रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। थोड़ा मैं बड़ा बनाना चाहूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। अरे यार क्या बन रहा है मुझसे। मान लीजिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें अब रिएक्शन की बात है, तो सीधी सी बात है हम कंसंट्रेशन चेंज और टाइम की बात करेंगे। तो अगर आप एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन C को ले लें, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पे आप टाइम T को ले लें, है ना, और आप एक ग्राफ देखें रिएक्शन होने का, तो आपको प्लॉट मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एज द टाइम चेंजेस इट डिक्रीजेस, ठीक है। प्रोडक्ट का वहीं पे क्या होता है, शुरू में एकदम ज़ीरो होता है, और फिर जैसे जैसे टाइम इज़ गोइंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज़ इंक्रीजेस। तो ये आपके रिएक्टेंट का कर्व हो गया, ये किसका कर्व हो गया, रिएक्टेंट यानी अभिकारक का कर्व हो गया, और ये किसका कर्व है, आपका प्रोडक्ट का कर्व है, ठीक है। वक्र समझते होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कर्व की बात करें, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक है। अब अगर हम एक निश्चित टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम इंटरवल में, सपोज़ कि आपका ये T1 है और ये T2 है, और दिस इज़ योर टाइम इंटरवल विच इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, यानी डेल्टा T। अगर ये आपका T1 है और ये आपका T2 है, तो इसका डिफरेंस डेल्टा T ये है, ठीक है। तो इसमें हमें कंसंट्रेशन का चेंज कितना मिल रहा है, देखिए कंसंट्रेशन का चेंज T1 पर C1 था, और T2 पर देखिए क्या है, C2 है, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन का चेंज देखें, या R1 R2, आप रिएक्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो R1 R2 भी कर सकते हैं, C1 C2 भी कर सकते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन का चेंज बेटा आपको मिलेगा, वो आपका डेल्टा R यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में जो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है अपॉन टाइम टेकन है, इट इज़ कॉल्ड योर रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, एवरेज।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बेटा बात ध्यान देने की ये है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज डिक्रीजेस। शुरू में C1 आपका जो है दैट इज ग्रेटर देन C2, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या कहेंगे, आर एवरेज इज इक्वल्स टू अभिकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी अपॉन प्रयुक्त लगा हुआ समय, प्रयुक्त समय। बेटा वर्ड्स में तो आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर इसी को हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल आर तो आपने लिख दिया, अपॉन डेल टी भी आपने लिख दिया, लेकिन इस कमी शब्द को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इस कमी शब्द को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब हम औसत दर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हमें क्या होगा, इस वैल्यू को डेल आर अपॉन डेल टी के पहले एक सिंबल लगाना होगा नेगेटिव का। नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट कि सांद्रता में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। सिमिलरली अगर आप रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन निकालना चाहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रोडक्ट, तो आपका ये हो जाएगा बेटा डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, और इसमें किसी भी नेगेटिव सिंबल की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज़ योर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बेटा, और एक और बात आपको बहुत ज़रूरी है नोट करने की, कि जो आपका विलुप्त होने का दर है, अभिकारक, अभिकारक के विलुप्त यानी कम होने की दर, खत्म होने की दर जो होती है वो उत्पाद के निर्मित होने की दर के बराबर होती है। यानी आपका जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होगा वो डेल पी अपॉन डेल टी के बराबर होगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू मेक नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है। तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर उत्पाद के निर्मित होने के दर के बराबर होती है। ये हमेशा नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप न्यूमेरिकल में हमेशा ही गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह अभिकारक के ख़त्म होने की दर जो होगी वह उत्पाद के बनने के दर के बराबर ही होती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम औसत दर या औसत वेग के फॉर्मूला को इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्थापित करेंगे, है ना। तो औसत दर या औसत वेग, जो भी शब्द आप लिखें एक ही चीज़ है एक दूसरे के लिए। ठीक है, के व्यंजक यानी फॉर्मूला की स्थापना यानी उसको ज्ञात करना। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि औसत दर या औसत वेग के व्यंजक को स्थापित कीजिए, है ना। तो ये आपको आना चाहिए और बहुत ही आसान है, बहुत आराम से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के
घटने या बढ़ने के दर को कहते हैं। यानी अभिकारक है तो घटेगा और उत्पाद है तो बढ़ेगा। लेकिन उस रिएक्शन में आप स्टोइकियोमेट्रिक देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक हम जो व्यंजक स्थापित करेंगे वो अलग अलग दो प्रकार का हो जाएगा। पहला कैसा होगा कि ऐसी स्थिति जब आपका अभिकारक और अभिकारक को मैं बेटा शॉर्ट में रिएक्टेंट लिखूंगी क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसमें। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों कैसे हैं, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो कैसा है, समान है ना। रस समीकरण मिति गुणांक कैसा है, समान है। ऐसा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, समान है। तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। एंड जब रेट ऑफ रिएक्शन में देखें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रस समीकरणमति गुणांक कैसा है, रस समीकरणमति गुणांक कैसा है, असमान है, अलग अलग है। ठीक है, तो दो केसेस हम देखेंगे। पहला केस कब देखेंगे, कौन सा देखेंगे कि व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ reactant and product are same। ठीक है, पहला केस देखिए, एग्जाम्पल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपका कोई रिएक्टेंट R है और वो किस में चेंज हो जा रहा है, प्रोडक्ट P में। या आप कह सकते हैं रिएक्टेंट A है, चेंज हो जा रहा है प्रोडक्ट B में। ऐसी परिस्थिति में देखिए यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए कि T1 समय पर, मान लीजिए T1 समय पर, ठीक है, रिएक्टेंट की सांद्रता क्या है बेटा, R1 है, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, P1 है। T2 समय पर रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है, R2, और प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, P2, है ना। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि R gives P on T1 it is R1, it is P1, on T2 it is R2 and it is P2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑन T1 एंड ऑन T2। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंबलाइज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के विलुप्त होने की दर, विद रिस्पेक्ट टू कौन, रिएक्टेंट, अगर हम निकालेंगे तो आर एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डेल R2 माइनस R1, ओके, अपॉन डेल T, और यू कैन से माइनस डेल R अपॉन डेल T। ठीक है, पहले भी समझ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालें, प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालें, तो आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में डेल P2 माइनस P1
1 upon del t, can say del p upon del t। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से डेल्टा, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पे पहले हम डेल शब्द नहीं लगाएंगे, जब हम अंतर पे आ जाते हैं तब लगाते हैं, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया मैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला मिलेगा। और जो आपने पहले पढ़ रखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट या चेंज इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप व्यंजक की स्थापना कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी नया नहीं था, इसके पहले जो आपने समझा था बिल्कुल वैसे के वैसा यहाँ पे आपको मिला है देखने को। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कंडीशन लेंगे, जबकि आपका व्हेन, सेकंड कंडीशन, व्हेन stoichiometric coefficient of reactant and products are not same या different। ऐसी परिस्थिति में अगर आप निकालना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, सपोज कि आपका A molecule of A react with B molecule of B and gives C molecule of C and D molecule of D। ठीक है, तो इसमें देखिए कोफिशिएंट क्या है, सबके डिफरेंट है। सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट। अब सभी के रिस्पेक्ट में आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, माइनस के साथ। लेकिन चूंकि इसका एक मॉलिक्यूल ए है ना, तो एक मोल की हम बात करते हैं, तो एक मोल में हमें कितना उपस्थित होगा, उस हिसाब से यहाँ पे हम 1 अपॉन ए या 1 अपॉन बी जो है इसका कोफिशिएंट है वो करके फिर डेल बी अपॉन डेल टी। इसी तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की बात अगर करें तो डेल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन टाइम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सी। अब चूँकि इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, स्मॉल सी मॉलिक्यूल, तो 1 अपॉन स्मॉल सी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा बेटा, 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये सभी के रिस्पेक्ट में अलग अलग क्या है, आर ओ आर हैं, एवरेज आर ओ आर हैं। ठीक है, और ये सभी आपस में क्या होंगे बेटा, आपस में सभी क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे, इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तब आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग है तब आप कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट। इसके बाद बेटा जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं तो बात करते हैं किसकी, तात्क्षणिक वेग की। ठीक है, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं।
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, वो किस केस में होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एक विशेष समय पर अभिक्रिया का जो वेग है, अगर हम उस वेग को एक बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड में देखना चाहें तो अभिक्रिया के वेग को हम क्या कहेंगे बेटा? अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे, सॉरी तात्क्षणिक वेग कहेंगे। और जब तात्क्षणिक वेग कहते हैं उस समय जो मान लीजिए आपका रिएक्टेंट इज चेंजेस टू द प्रोडक्ट है और रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें तो उसको हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल डी से लिखेंगे, डिफरेंशिएशन से लिखेंगे, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और चूंकि रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव में है इसलिए माइनस के साथ, यहीं पे अगर हम प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में लिख देंगे तो डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? सेम है। अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो आपको ठीक उसी तरीके का फॉर्मूला बनाना होगा, उसी तरह के व्यंजक की स्थापना करनी होगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी आप फॉर्मूला में जगह देंगे, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन है, एन ए गिव्स एम बी, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन मैंने लिया है। तो आपका रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है। कितने मॉलिक्यूल? एन मॉलिक्यूल ए का रिएक्ट कर रहा है एम मॉलिक्यूल ऑफ बी से, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है? आइए देख लेते हैं। रेट की बात अगर हम करें तो चूँकि हम तात्क्षणिक की बात कर रहे हैं इसलिए डी लिखेंगे स्मॉल, उसके बाद इसके कॉन्सेंट्रेशन को इन ब्रैकेट बिग ब्रैकेट अपॉन डी टी, ठीक। माइनस साइन लगाना नहीं भूलेंगे बिकॉज ये क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी हो रही है, ठीक है। ओके है। अब यहाँ एन मॉलिक्यूल है इसलिए 1/n। सिमिलरली यहाँ 1/m डी बी। देखिए बच्चों, जब हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं तो फिर हम बिग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान देना है। डी ए अपॉन डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। समझ गए? तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन आपका आएगा, है ना। मान लीजिए एक और लिख लीजिए, समझ में आता रहेगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मॉलिक्यूल ऑफ बी गिव्स एम मॉलिक्यूल ऑफ सी प्लस एन मॉलिक्यूल ऑफ डी। मैंने यहाँ पे सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंफ्यूज आप ना हो। तो ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? चलिए बताइए। 1/a डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस साइन। बी के रिस्पेक्ट में बताइए 1/b डी बी अपॉन डी टी, माइनस साइन। सी के रिस्पेक्ट में बताएंगे 1/m डी सी अपॉन डी टी। डी के रिस्पेक्ट में बताएंगे 1/n डी डी अपॉन डी टी। ऑन दीज ऑल आर इक्वल, ओके। सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन किसी भी प्रकार का होगा, चाहे आर से पी जा रहा है, चाहे एन ए से एन बी जा रहा है, चाहे जिस प्रकार का आपका रिएक्शन हो, चाहे कोफिशिएंट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हर केस में आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला निकालने समझ में आ गया होगा, है। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं फटाफट से। रिएक्शन CO गैसेस स्टेट प्लस Cl2 गैसेस स्टेट गिव्स COCl2 गैसेस स्टेट। ये आपका रिएक्शन है, इसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी का व्यंजक लिखने को कह रहा है। तो जब बेटा आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस
रिएक्शन को एज इट इज़ थोड़ा सा गैप लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप लेके लिखने को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप एक बार में जो है एक ही लाइन में आंसर कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज़ आपको अलग अलग के लिए अलग अलग लाइंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी की गणना करें तो सभी के लिए हम एक साथ कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ए के सी ओ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा। पहले तो हम चूँकि रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या निकालना है, क्लोरीन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन change in time taken. Similarly, concentration of COCl2 upon del T and these all will be equal, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक लाइन में औसत वेग का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप औसत वेग अभिकारक के लिए औसत वेग अलग और उत्पाद के लिए औसत वेग अलग अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार में इस तरीके से लिखें, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है ए से पी या आर से पी, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है पी किससे, ए से, और अभिकारक की सांद्रता क्या बता रहा है कि 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो औसत वेग की गणना करनी है। सिमिलरली आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप उस रिएक्शन को लिख लीजिए जो रिएक्शन की आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि टाइम इंटरवल के लिए पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये 0.5 मोल पर लीटर था, ठीक है, 0.5 मोल पर लीटर था, ठीक है। पर 10 मिनट के बाद T इज इक्व टू 10 मिनट, T इज इक्व टू 0 पर 0.5 मोल था और T इज इक्व टू 10 मिनट पे कितना हो गया, 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो है अगर हम इसको T1 मान लें और इसको T2 मान लें तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक। अब औसत वेग निकालना है, ठीक, कोई बात नहीं, औसत वेग का फार्मूला लगा लेंगे हम, आर ए वी इज इक्व टू A1 A2 माइनस A1 अपॉन डेल टी, ठीक है। निकाल लीजिए, 0. नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नेगेटिव 0.4 माइनस 0.5 अपॉन डेल टी कितना है बेटा, डेल टी आपका यहाँ से देख लीजिए, डेल टी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी 10 मिनट, ठीक है। तो डेल टी की वैल्यू कितना लिख देंगे, 10, ठीक। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 0.5 आएगा आपका 0.1 नेगेटिव के साथ जो कि खुलने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.1 अपॉन 10, ओके। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट, पर मिनट, क्योंकि टाइम आपका किस में है, मिनट में है। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए
गिव्स P ऑन T इज इक्वस टू 0 पे, यानी प्रारंभिक समय पे प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.5 मोल पर लीटर है। T इज इक्वस टू 10 मिनट पे, यानी T2 बराबर 10 मिनट हुआ, 10 मिनट बीत गया, सांद्रता कितनी हो गई घट करके A2 हो गई, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर आपने डेल्टा T कैलकुलेट कर लिया, T2 माइनस T1 से आपको मिल गया 10 मिनट, डेल्टा T इज इक्वल टू मिल गया 10 मिनट्स। अब आर एवरेज निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपका पता ही है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, बस सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है। आपने 0.4 माइनस 0.5 किया, नेगेटिव 0.1 आया, नेगेटिव 0.1 इस नेगेटिव से मिलेगा, पॉजिटिव 0.1 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा, 10 से भाग देने सबको आता है 0.01 यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, मे आई क्लियर? जो भी नहीं समझ में आएगा अगर, तो आप व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलिए फटाफट से एक और रिएक्शन देख लेते हैं। लिख रहा है अभिक्रिया 2HI गैसेस के लिए गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस के लिए औसत वेग बताइए। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप जो है क्या कर लेंगे, इस अभिक्रिया को एज इट इज़ अपनी आंसर बुक में कॉपी कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके कॉपी करिएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एवरेज वेलोसिटी जो है निकाल दीजिएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकाल करके जिसकी वेलोसिटी निकालेंगे उसके नीचे उसको लिख देंगे। ठीक है, भाई क्या हो रहा है? ओके, विद रिस्पेक्ट टू HI हम देखेंगे तो चूंकि इसका 2 मॉलिक्यूल यहाँ भाग ले रहा है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव सिंबल और 1/2 प्लस ये हो गया। इसके आगे क्या लिखेंगे, डेल कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन HI अपॉन डेल T। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू H2 देंगे तो कोफिशिएंट आपका 1 है, इसलिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस तरीके से आपका ये सभी औसत वेग निकल गया फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। अभिक्रिया 5Br माइनस एक्वस प्लस BrO3 एक्वस प्लस 6 प्रोटॉन एक्वस गिव्स 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। सबसे पहले फटाफट से क्या करेंगे, रिएक्शन को नोट कर लेंगे अपने आंसर बुक में। 5Br माइनस एक्वस प्लस थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखेंगे, BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6 प्रोटॉन एक्वस गिव्स एक सेकेंड 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है बेटा, स्टेट जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में बगल में। ठीक, आइए अब औसत वेग निकाल लेते हैं ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में। चूँकि 5 मॉलिक्यूल हैं तो 1/5 डेल Br माइनस अपॉन डेल T। ओके, BrO3 के रिस्पेक्ट में माइनस डेल BrO3 अपॉन डेल T। Similarly 6 change in concentration of hydrogen ion upon del T. Similarly 1/3 del Br2 upon del T। इसके लिए नीचे लिख दे रही हूँ 1/3 H2O है बेटा, तो डेल H2O अपॉन डेल T। तो इस तरीके से बेटा आप
सभी रिएक्शन में, चाहे उसमें कोफिशिएंट कुछ भी हो, आप बड़ी ही आसानी से, अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव सिंबल के साथ, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव सिंबल्स के साथ, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम निकालेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपका रह गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने। इन फैक्टर्स में बेटा देखिए मैंने यहाँ लेबलिंग कर दी है। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रकृति कैसी है, उनका स्टेट कैसा है, उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है ना, कि अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन आपका लिक्विड स्टेट में एंड देन आपका सॉलिड स्टेट में, है ना। तो स्टेट के अकॉर्डिंग तो ऐसे हो गया। इसके अलावा अगर आपका रिएक्टेंट जो है सेम प्रकृति का है तो आसानी से रिएक्शन होता है, जैसे ध्रुवीय ध्रुवीय है तो आसानी से होगा, अगर ध्रुवीय अध्रुवीय है तो आसानी से नहीं होगा। तो इस प्रकार से नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर जो है रिएक्शन की वेलोसिटी जो है ROR आपका प्रभावित होता है। उसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड अगर है आपका तो उसमें आपको सरफेस एरिया मिलता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन रेट उतना ही अधिक होगा, उतनी ही तीव्रता से आपकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद मीडियम, मीडियम यानी किस माध्यम में हमारा अभिक्रिया हो रहा है। कोई अभिक्रिया अगर किसी मीडियम में हो रही है तो वो मीडियम भी उसको प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ध्रुवीय पदार्थ है और उसमें एक मीडियम हमने ध्रुवीय ही डाल दिया तो आपका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे हमने अध्रुवीय मीडियम डाल दिया तो अभिक्रिया आपका स्लो डाउन हो जाएगा। इसके बाद हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो सांद्रता, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सभी मॉलिक्यूल भाग नहीं ले पाते हैं, वही मॉलिक्यूल भाग लेते हैं जो कि एक्टिव एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके एक्टिव होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करेंगे, उतना ही तेज़ अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ROR पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि वहीं पर अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ता है। ठीक है, लास्ट वन इज़ द प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो प्रेशर का इफेक्ट कब पड़ता है बेटा, जबकि आपकी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद जो हैं गैसियस स्टेट में होंगे तब आपका प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने पर आपके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द ROR, आज के जितने टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। आप नोट्स बना लेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कत आए आप हमें क्लासरूम में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।